तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक। और ये फिल्म एक रियल इवेंट पे आधारित है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो जाती है, जो कि काठमांडू से दिल्ली जाने वाली थी। सवाल ये है कि काठमांडू ही क्यों? क्योंकि काठमांडू स्पाई एजेंसीज का हमेशा से गढ़ रहा है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना या फिर हो इंडिया। इसलिए काठमांडू को हाईजैकिंग के लिए चुना गया। और आखिर उस 7 दिन में ऐसा हुआ क्या, यही देखने को मिलेगा इस कहानी में। कहानी जाती है काठमांडू, नेपाल में, और दिन है 24 दिसंबर 1999 का। इंडियन एम्बेसी से रामचंद्र यादव पाकिस्तान एम्बेसी के एक आदमी हाशमी पर नजर रखा होता है, जो आईसिस टेररिस्ट से मिलकर उसे एक बैग दे देता है। जिसके बाद रामचंद्रन और हाशमी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और रामचंद्र ऐसा बिल्कुल भी लगने नहीं देता कि वो उस पर जासूसी कर रहा था, और कहता है वो बाजार आया था आचार खरीदने। हाशमी उसे कहता है अगर आपको पाकिस्तानी आचार चाहिए तो मैं आपको खिलवाऊंगा। इसके बाद हम एक रॉ ऑफिशियल कैलाश को देखते हैं, जिसे रामचंद्र सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो पाकिस्तानी 10 दिन से काठमांडू में ही हैं और कुछ तो वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उनके रूम में मैंने माइक लगा दिया है। जब वो लोग रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसके बाद वो रामचंद्र से कहता है कि तुमने इसके बारे में IB और कितने एजेंसीज को बताया है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ थ्योरीज है। रामचंद्र कहता है वो 5 लड़के हैं और उनके ड्राइवर को मैंने पकड़ लिया है। कैलाश उसे कहता है तो फिर उसे इंट्रोगेट करो। इसके बाद हमें एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ जल्दी IC-814 फ्लाइट बोर्ड होना शुरू हो जाएगी। और वहीं एयरपोर्ट पर हम 5 आईसिस आतंकवादियों को देखते हैं। फ्लाइट के अंदर देखते हैं साफ सफाई की तैयारी चल रही थी, और कैप्टन होता है शरण देव, जो अपने परिवार को कॉल करना चाहता था, जो हैदराबाद में रहते हैं, और कहता है कि मुझे तो इस फ्लाइट में आज होना भी नहीं चाहिए था। 2 फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं, इंद्रानी और छाया। इंद्रानी कहती है कि मुझे भी कॉल करना है। दोनों चले जाते हैं कॉल करने के लिए और आपस में बातें करने लगते हैं। इंद्रानी बताती है कि उसके पापा व्हील चेयर पे हैं और उनका रिहैब चल रहा है। खैर, बोर्डिंग शुरू हो जाती है और फ्लाइट अटेंडेंट इंद्रानी अपने घर पर कॉल करके अपनी मेड दीपाली को बता देती है कि उसका फ्लाइट डिले हो गया, आने में थोड़ा लेट होगा। ये जानने के बाद कि IC-814 फ्लाइट में कोई हादसा हो सकता है, रामचंद्रन तुरंत इंडियन एयरलाइंस ऑफिस कॉल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बंदा फ्लाइट में आता है और वो बैग जो पहले हम हाशमी के हाथों में देखे थे वही वो रख देता है। फ्लाइट पर पैसेंजर्स आकर बैठने लगते हैं। आखिर में हाशमी एक ब्रीफकेस लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। फिर धीरे धीरे सारे आतंकवादी भी आकर फ्लाइट में बैठने लगते हैं, और वो सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। खैर, अब कुछ समय के बाद बोर्डिंग कंप्लीट होती है और फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार। शरण के साथ होते हैं फर्स्ट ऑफिसर सुनील सचदेव और फ्लाइट इंजीनियर राजेंद्र नांगिया। रामचंद्र इंडियन एयरलाइंस ऑफिस से बात करता है, लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि उनके पास ऐसी कुछ भी गतिविधि होने की जानकारी नहीं है, तो वो लोग फ्लाइट को नहीं रोक सकते। रामचंद्र कहता है कि पैसेंजर्स की जान की बात है, आपको फ्लाइट टेक ऑफ होने से रोकना होगा। रामचंद्र एयरपोर्ट के सामने खड़ा था और वो हाशमी को देखता है बाहर आते हुए, जो अपने गाड़ी में बैठ जाता है, और शाम के 4 बजे करीब IC-814 टेक ऑफ कर जाती है। और कैप्टन शरण देव सारे पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि 1 घंटे के अंदर वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, और सभी लोग हिमालय पर्वत का नजारा देखते हैं। इसके बाद हम उस टेररिस्ट ग्रुप में काम करने वाले लाल जैकेट वाले लड़के को देखते हैं, जो हाशमी के दिए हुए बैग में से एक डब्बा निकालता है, और वो दूसरे तरफ जाना चाहता था, लेकिन छाया सामने खड़ी थी। छाया उसे जाने के लिए जगह देती है और वो छाया से कहता है कि तुम्हारा नाम काफी खूबसूरत है। खैर, वो सभी ग्रुप के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक बंदा मंकी टोपी पहन लेता है। और इसके बाद करीब शाम के 4:30 बजे वो 5 आतंकवादी मिलकर फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। वो सभी दोनों फ्लाइट अटेंडेंट को बहुत पीटते हैं, और एक आतंकवादी कहता है कि इस प्लेन को वेस्ट की तरफ लेकर चलो, वरना इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। इसके बाद वो सभी आतंकवादी पैसेंजर्स को जाकर डराने लगते हैं और कहते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है। वो सभी से कहते हैं विंडो नीचे करने। वो पैसेंजर्स को डराने धमकाने लगते हैं, पीटते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट पे भी हमला करते हैं। अब वो लोग शरण देव से कहते हैं प्लेन को काबुल लेकर जाने, लेकिन उनके पास काबुल तक जाने के लिए फ्यूल नहीं था। मगर आतंकवादियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं सुनना चाहते। एक दूसरा आतंकवादी कॉकपिट के अंदर आता है और वो सभी से पूछने लगता है कि ऑल्टरनेट लैंडिंग लोकेशन क्या है। वो कैप्टन से कहता है सारी बातें स्पीकर पर होंगी। जब कैप्टन स्पीकर ऑन करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाराणसी हालात के बारे में पूछते हैं, तो आतंकवादी कह देता है कि IC-814 हाईजैक हो गया है
इसको बताना है बता दो। वाराणसी ATC में काम करने वाले इंजीनियर्स आपस में बात कर रहे थे कि IC-814 हाईजैक हो गया, पर वो लोग कहते हैं कि दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल लगाओ और उन्हें बोल दो कि वो फ्लाइट जो वहां जा रही है वो वही संभालेंगे। न्यू दिल्ली में हम एक न्यूज चैनल इंडियन हेडलाइंस के ऑफिस में देखते हैं नंदिनी को, जो एक न्यूज रिपोर्टर होती है, और उसे वाराणसी ATC ऑफिस में काम करने वाले अवधेश का कॉल आता है और पता चलता है कि IC-814 हाईजैक हो गया। फिर हम शालिनी को देखते हैं जो कि उसी न्यूज चैनल की एडिटर होती है, और नंदिनी आकर उसे नया हेडलाइन देती है। जिसके बाद रॉ हेडक्वार्टर में ज्वाइंट सेक्रेटरी रंजन मिश्रा को देखते हैं और उसे शालिनी का कॉल आता है और वो उसे इन्फॉर्म कर देती है कि IC-814 फ्लाइट हाईजैक हो गया, जिस पर रंजन मिश्रा काफी अजीब रिएक्शन देते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उनके सामने कोई बैठा हुआ था, जो शालिनी भी समझ जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये हाईजैक हुआ क्यों, कोई तो रीजन होगा। रंजन अपने हेड अग्रवाल को जाकर खबर देता है IC-814 हाईजैक हो गया। वो उनसे पूछने लगता है कि पैसेंजर्स कितने हैं, उनकी डिमांड क्या है। पैसेंजर्स 176 हैं, लेकिन डिमांड क्या है ये अभी तक पता नहीं चला। अब इसके बाद IB हेडक्वार्टर में हम एडिशनल डायरेक्टर मुकुल मोहन और डायरेक्टर JP कोहली को देखते हैं, जो इस्लामाबाद से आए कॉल को सुन रहे होते हैं, और जो आवाज आ रही थी वो जम्मू के कोट भलवल जेल में काम करने वाले एक सफाई कर्मी की है। कोहली पूछते हैं क्या इसका कनेक्शन उस हाईजैक से हो सकता है। मुकुल कहते हैं हो सकता है, इन जैसे लोगों को तो अरेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा गोली मार देना चाहिए। कहानी खत्म। वो डायरेक्टर से कहने लगता है कि फ्लाइट को काबुल में लैंड होने देते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में लैंड हो गया तो वो लोग कहने लगेंगे IB ने ये किया, IB ने वो नहीं किया। और वैसे भी रॉ के जासूस काठमांडू में कर क्या रहे थे, उन्हें कैसे नहीं पता चला इस बारे में। कोहली को बताया जाता है कि रामचंद्र ने काठमांडू से कॉल किया था, ISI एक्टिव है और पाकिस्तानी टेररिस्ट IC-814 में बोर्ड कर चुके हैं। करीब 1 घंटे पहले ये मैसेज आया था। कोहली गुस्सा हो जाता है कि आखिर उन्हें इस बारे में पता क्यों नहीं चला। इंद्रानी देखती है कि छाया को चोट लगी है और वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन टेररिस्ट उसे कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उस पर चिल्लाने लगती है, पर वो टेररिस्ट उसे कहता है चिल्लाओ मत, वरना तुम्हें मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर वो छाया को जाकर चेक करता है और देखता है कि उसके सिर पे चोट लगी है, जिसके बाद इंद्रानी छाया की देखभाल करने लगती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर अभिजीत कुमार को देखते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विजय भान सिंह से बात कर रहे थे, और वो लोग जाकर सेक्रेटरी DRS से बात करते हैं और उन्हें भी हाईजैकिंग के बारे में पता चल गया। शरण टेररिस्ट से कहता है मुझे पैसेंजर्स को बताना होगा, ये प्लान हाईजैक हो चुका है, उनको जानना जरूरी है। स्पीकर्स के जरिए वो सभी को बता देता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, और वो कह देता है कि आपको इन लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। वो ये भी कहता है जो भी वो कहते हैं मान लीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको घर पहुंचा के रहूंगा। शरण अपने परिवार को याद करने लगता है। जॉइंट सेक्रेटरी विजय भान को बताते हैं मौलाना अल्लाह बख्श के बारे में, जो बहवलपुर पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में कई जगह मदरसा चलाते हैं और अपने टेरर एक्ट के लिए पूरे दुनिया से जवान लोगों को रिक्रूट करते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं। उनके 5 बेटों में से एक बेटा जम्मू के कोट बलवल जेल में पिछले 5 साल से बंद है, जिसका नाम है मसूद। मसूद की बात की जाए तो वो इस्लामिक जिहाद के दुनिया का एक माना हुआ नाम था। उसके भाषण को सुनकर लोग जिहाद के लिए जंग पर उतर जाते थे। अब कुछ टेररिस्ट के बीच सुलह करने के लिए वो इल्लीगली कश्मीर आया था, लेकिन वो गिरफ्तार हो गया। मसूद को छुड़ाने के लिए 3 नाकामयाब कोशिशें की गई। एक में उसका खास दोस्त सज्जाद अफगानी मारा भी गया और ये चौथी कोशिश थी। दूसरी तरफ नंदनी और शालिनी भी मसूद के बारे में रिसर्च करने लगती है। दूसरी तरफ फ्लाइट में एक प्रेग्नेंट लेडी अपना सिर नीचे नहीं रख रही थी, लेकिन जबरदस्ती उसे कहा जाता है सिर को नीचे रखने। शरण टेररिस्ट को बता देता है कि उन्हें यहीं पर अभी दिल्ली लैंड करना होगा, वरना ये ऑप्शन भी उनके हाथ से चला जाएगा। वो टेररिस्ट को दिखाते हैं कि उनके प्लेन में फ्यूल कम है, जिसके बाद वो दोनों टेररिस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें करना क्या है। मुकुल मोहन संजय मेहता को कॉल करते हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और वो जाते हैं मसूद से जाकर पूछने के लिए कि वो हाईजैक के बारे में क्या जानता है। संजय मसूद से मिलने के लिए जाता है और वो उसके लिए चाय लेकर आया था। पूछता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी विनय कॉल को देखते हैं और उन्हें भी खबर मिलती है हाईजैक के बारे में, और उनका ये कहना है कि हमें किसी भी तरह उन्हें काबुल नहीं जाने देना होगा, जो भी करना है यहाँ इंडिया में ही करना होगा। उसके लोग उसे बताते हैं पता चला है कि प्लेन में फ्यूल नहीं है। रंजन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है ताकि वहां से वो कैप्टन से बात कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि रामचंद्र के लोग उस ड्राइवर को बहुत पीट रहे होते हैं, जो उन 5 आईसिस टेररिस्ट को यहाँ से वहाँ ले जाया करता था, और पूछ रहे होते हैं कि उस ड्राइवर ने उन लोगों को कहाँ से पिक किया। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। नंदिनी हाईजैक के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती थी, लेकिन
शालिनी उसे मना करती है, कहती है पूरा देश दहशत में आ जाएगा। मगर वो कम से कम ये लिखना चाहती थी कि विनय कौल ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। रामचंद्र ड्राइवर को बहुत पीटता है और पूछता है कि तू उन टेररिस्ट को कहां कहां लेकर गया था, तुझे पैसे कौन देता है। आईसिस, अभिजीत और डीआरएस को अमजद फारूकी के बारे में पता चलता है जो काठमांडू में है। वो भी एक टेररिस्ट है जो 6 महीने से बहावलपुर में एक्टिव था। सवाल यह है कि क्या वो उस फ्लाइट में है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है जो भी प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो पैसेंजर्स को कैसे बचाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। कोहली मुकुल मोहन से पूछता है कि पैसेंजर्स की लिस्ट आई कि नहीं। विनय वहां पर पहुंच जाते हैं और वो काफी गुस्से में थे कि हमारे देश में ऐसा कुछ हादसा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो प्राइम मिनिस्टर को ये सब पता चलना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। रॉ ने आईबी को कुछ नहीं बताया और आईबी ने रॉ को कुछ नहीं बताया। प्राइम मिनिस्टर लैंड करने वाले थे। विजय भान विनय से पूछता है कि होम मिनिस्टर से बात हुई कि नहीं। वो कहता है केबल तो जा चुका है, रास्ते में बात हो जाएगी। रंजन उन सभी को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और ये उन आईसिस टेररिस्ट का था जो आपस में बात कर रहे थे अपने मिशन के बारे में। फ्लाइट में कैप्टन शरण उन टेररिस्ट से पूछते हैं कि आप लोगों को चाहिए क्या। तो वो कहता है अपने काम से काम रखो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। डीआरएस बाकी सभी लोगों को बताता है कि जिसे हम सुन रहे थे वो अमजद फारूकी ही है, एक बहुत ही बेरहम मिलिटेंट है और उसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। उसने कईयों की जान ली है और उसे लगता है कि शायद वो फ्लाइट में ही है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने के लिए अमजद ने तालिबान का साथ दिया था और इसीलिए वो तालिबान का खास बन चुका है। मुकुल रेडार पर देखता है और उसे समझ आ जाता है कि फ्लाइट ज्यादा से ज्यादा अमृतसर तक पहुंच जाएगी मगर काबुल नहीं। शरण लाहौर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो कम से कम अपने फ्लाइट को वहां पर लैंड कर पाए और उसका फ्लाइट डिसेंड कर रहा था, मतलब कि समय के साथ नीचे जा रहा था। मीटिंग में वो लोग सोच रहे होते हैं कि अमृतसर में फ्लाइट को लैंड करते हैं और एनएसजी की टीम जाकर पैसेंजर्स को बचा लेंगे। मुकुल एक रिपोर्ट अंदर भिजवाता है और उसमें पैसेंजर लिस्ट था जिसमें एक पैसेंजर था जो उनका स्टेशन हेड है। कोहली उन सभी से कहता है लिस्ट में से उनका नाम काट दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ड्राइवर बता रहा होता है कि कल सुबह 4 बजे वो सभी लोग एक आदमी से मिलने के लिए उसके घर गए थे और टेररिस्ट ने उनको एक लाल बैग दिया था, लेकिन ड्राइवर को नहीं पता वो लाल बैग में क्या था। शरण लाहौर में लैंड करने की परमिशन मांगता है लेकिन परमिशन नहीं मिलता। अब ये फ्लाइट असली में दिल्ली में लैंड होने वाला था और पैसेंजर्स के परिवार वाले आ चुके थे अपने लोगों को पिक करने के लिए, लेकिन वो लोग भी पैनिक करने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि शायद प्लेन हाईजैक हो गया है, इसलिए प्लेन दिल्ली में लैंड नहीं हुआ। टेररिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लाहौर में लैंड नहीं कर सकते तो कम से कम अमृतसर में तो कर सकते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये जानने के बाद कि फ्लाइट अमृतसर में लैंड होने वाली है सभी लोग काम पर लग जाते हैं और अब जो करना है ऑफिसर रवि को करना होगा। लैंड होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और उन्हें जल्द से जल्द कमांडोज इकट्ठा करने होंगे। पंजाब पुलिस में डीजीपी प्रभजोत को कॉल किया जाता है और उन्हें तुरंत कमांडोज को अमृतसर के एयरपोर्ट में 10 मिनट में भेजने को कहा जाता है। फ्लाइट में टेररिस्ट कुछ लोगों को बिजनेस क्लास में ले जाते हैं और दोनों फ्लाइट अटेंडेंट उनकी देखभाल करने की कोशिश करती है और एक औरत की सांसें फूलने लगती है। एक औरत बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके पति को बिजनेस क्लास में भेज दिया गया था। दूसरी एक औरत होती है जो उसे संभालती है और कहती है मेरे पति को भी वो लोग ले गए मगर चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। रामचंद्र ड्राइवर के साथ उसी घर में पहुंच जाता है जहाँ वो टेररिस्ट को लेकर गया था। रामचंद्र दरवाजा खटखटाता है। बाहर अंधेरे में एक आदमी कैरम खेल रहा था जो उनको आते हुए देख लेता है। जब एक आदमी दरवाजा खोलता है रामचंद्र उसे पूछता है प्लेन वाले बैग में क्या था, तभी गोली चलने लगती है। रामचंद्र उस आदमी का पीछा करता है लेकिन वो आदमी भाग निकलता है। बहुत दौड़ने पर आखिर में वो लोग उस आदमी को पकड़ ही लेते हैं। टेररिस्ट कैप्टन शरण से कह देते हैं कि एयरपोर्ट लैंड होने में 5 मिनट के अंदर फ्यूल टैंकर आ जाना चाहिए वरना हमें टेक ऑफ करना पड़ेगा। आखिर में वो लोग अमृतसर पहुंच जाते हैं और अंदर पैसेंजर सोच रहे होते हैं क्या वो लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, क्या ये दिल्ली है। फिर हम देखते हैं कि कमांडोज रेडी होते हैं अपना काम करने के लिए। फ्लाइट में एक बूढ़ा आदमी बहुत खांस रहा होता है। इंद्रानी और छाया उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए जाते हैं और उसके पास इनहेलर भी नहीं था। दूसरी तरफ टेररिस्ट का एक और कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलता है जो अंदर टेररिस्ट से कह रहे होते हैं कि काम जल्दी स्पीड अप करने के लिए कुछ लोगों को मार दो नहीं तो इन लोगों को समझ नहीं आएगा। इंदिरा उस बूढ़े आदमी को ऑक्सीजन मास्क पहना देती है और फ्लाइट में कैप्टन और टेररिस्ट फ्यूल टैंक के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था जिससे कि टेररिस्ट काफी गुस्सा होने लगते हैं और गुस्से में वो लोग कुछ लोगों को चाकू मारकर घायल कर देते हैं और उन्हें अधमरा छोड़ देते हैं।
इंद्रानी और छाया ये देखकर पूरी तरह से हिल गई थी। अंदर में सारे ऑफिसर्स चांस लेना चाहते हैं और अमृतसर में ही उन सारे टेररिस्ट को खत्म कर देना चाहते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट में हम शरण की पत्नी सिमर को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ होती है और उसे तुरंत दिल्ली जाने के लिए कहा जाता है सेफ्टी के लिए। फ्यूल टैंकर आ रहा होता है लेकिन शरण से वो लोग कहते हैं कि वो फ्यूल अभी भर नहीं सकते हैं और उन्हें इंजन बंद करने को कहा जाता है। शरण उन टेररिस्ट से कहता है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर वो लोग नहीं रुकते और अचानक से कैप्टन फ्लाइट को टेक ऑफ करने लगता है जिससे ऑफिसर्स भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन टेक ऑफ हो गया तो उनका सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। रंजन वहां पर सभी के लिए समोसे लेकर आता है और विजय भान बहुत ज्यादा नाराज था। विनय कहता है कि गठबंधन की सरकार है, फैसला आने में थोड़ा लेट तो लगता ही है। विजय भान पूछता है अंदर फंसे हुए लोगों का क्या? ये हमारा जॉब नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी थी। वो लोग सोच रहे होते हैं कि काश पायलट थोड़ी देर और रुक जाता। फ्लाइट में फ्यूल नहीं है जिससे कि कैप्टन और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो लोग काफी नीचे फ्लाई कर रहे थे। सभी को पता चलता है कि अब सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्यूल बचा है। दिखाया जाता है 1999 में कारगिल में हिंदुस्तानी सेना पर पाकिस्तान से हमला होता है लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं था बल्कि कुछ लोकल ट्राइबल्स लोग थे। काफी इंडियन सोल्जर्स मारे गए। 2 महीने के बाद इंडियन एजेंसीज ने जनरल मुशर्रफ के फोन को चाइना में टैप किया। उस रिकॉर्डिंग में यह साफ था कि कारगिल में हमला पाकिस्तान आर्मी ने ही करवाया था। मुशर्रफ से कहा गया अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए, जो मुशर्रफ के लिए काफी एम्बैरेसिंग भी था। 3 महीने के बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के सरकार को गिराकर सेना की हुकूमत कायम कर दी। अब वापस फ्लाइट में हम देखते हैं कि वो सभी आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गए थे। विजय भान पाकिस्तान कॉल लगाता है और सरकार से कहता है आप लाहौर में प्लेन को लैंड करवाइए, हमारी मदद करिए, दुनिया को भी पता चले कि पाकिस्तान की नई हुकूमत क्या कर सकती है। लाहौर एटीसी से कांटेक्ट करने पर कैप्टन कहने लगते हैं कि वो लाहौर लैंड करना चाहते हैं लेकिन एटीसी से रनवे का लाइट्स बंद करवा दिया जाता है जिससे वो लोग देख नहीं पाएंगे कि लैंड करना कहाँ है। IC 814 से कहा जाता है लाहौर से कहीं और चले जाने के लिए लेकिन उनके पास तो फ्यूल खत्म होने को था जिससे कि प्लेन पूरी तरह से हिलने लगता है। प्लेन को लैंड करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो लोग देखते हैं कि एक जगह बहुत ज्यादा अंधेरा था। उन्हें लगता है शायद वही रनवे होगा। तभी रनवे का लाइट्स ऑन हो जाता है और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल जाता है क्योंकि अंधेरा होने के वजह से कैप्टन जहाज को शहर के बीचों बीच उतारने वाले थे। वो जहाज को मोड़कर रनवे की तरफ जाते हैं और किसी तरह जहाज को लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड करा देते हैं। फ्लाइट में जो 2 पैसेंजर्स का गला काट दिया गया था इसलिए इंद्रानी जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए जो पैसेंजर्स में से ही एक है। प्लेन के बाहर फ्यूल टैंक पहुंच जाती है और पैसेंजर जो डॉक्टर भी है वो कहता है कि इनका खून बहुत बह गया है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। दरवाजा खुलने की वजह से कैप्टन शरण ये सब कुछ देख लेता है और सोचता है सिचुएशन से निकालने का कोई तो रास्ता होगा। टेररिस्ट अपने बॉस से बात करते हैं जो अंदर सारे ऑफिसर सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये टेररिस्ट अमजद है लेकिन वो आखिर बात किससे कर रहा था। कुछ समय के बाद फ्यूल फिल कर दिया जाता है और अब उन्हें फिर से टेक ऑफ करना होगा। शरण टेररिस्ट से कहता है 2 लोग घायल हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है लेकिन टेररिस्ट मना करते हैं। फ्लाइट फिर से टेक ऑफ होती है रात के 9:30 बजे। शरण की पत्नी सिमर और उसके बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और मीडिया उनके पीछे पड़ जाती और पूछने लगते हैं कि आपके पति को प्लेन को थोड़ी देर और रोकर रखना चाहिए था, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। शरण काबुल एटीसी से बात करता है और उन्हें बता देता है कि उन्हें काबुल में लैंड करने का क्लियरेंस चाहिए। उनका फ्लाइट हाईजैक हो गया है मगर एटीसी से उन्हें कहा जाता है कि फिलहाल वो लोग लैंड नहीं कर सकते। सुबह 3 बजे के बाद वो लोग लैंड कर पाएंगे लेकिन उतने समय तक वो लोग फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे। रामचंद्र एक डिस्पेंसरी में जाता है और वहाँ से बहुत सारा पेन किलर और जेनेक्स मांगता है क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। अग्रवाल विनय से फोन में बात कर रहा था और उसे बताता है कि अमजद ने फ्लाइट में लगेज के साथ एक और बैग रखवाया है, पता लगाना है कि उस बैग में है क्या। एक लड़के को जोर से टॉयलेट लग रही होती है लेकिन टेररिस्ट उसे जाने नहीं देते। सारे ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे कि वो फ्लाइट काबुल में लैंड नहीं कर सकती तो शायद वो लोग दुबई जाने का सोचेंगे और वो लोग सोच रहे होते हैं क्या UAE सरकार उनकी हेल्प करेंगे। विनय कहता है पहले उन्हें अमेरिका से परमिशन मांगना होगा। विजय भान वाशिंगटन से बात कर ही रहा था, क्रिसमस का समय है और वैसे भी अमेरिका इंडिया से नाराज भी है और कारण बता दिया जाता है कि हाईजैक से 1.5 साल पहले 13 मई 1998 को पोखरण में हुए इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट ने अमेरिका और बहुत सारे देशों को नाराज कर दिया था। अमेरिका ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था और कई और देश अमेरिका का साथ दे रहे थे। अब इस मुसीबत के समय वो देश भारत के साथ खड़े होंगे या नहीं
ये तो देखने वाली बात है। विजय भान यूएई के सरकार से बात करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है सिचुएशन को संभाल लेने और पैसेंजर्स को बचा लेने के लिए। सीमर अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर पर शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ फ्लाइट दुबई पहुंच जाती है और कैप्टन लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं और करीब आधे रात के 1:30 बजे IC-814 दुबई लैंड करती है और उन्हें कहा जाता है वो जहां है वहीं रहें। टेररिस्ट कहने लगते हैं ये तो दुबई एयरपोर्ट नहीं है। कैप्टन कहता है यही दुबई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये दुबई है। असली में ये जगह दुबई का एयर फोर्स बेस होता है जो टेररिस्ट को फिलहाल नहीं पता। सिमर न्यूज देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। प्लेन को फिर से रिफ्यूल करने के लिए एक टैंकर आ रहा होता है जिसमें 4 लोग होते हैं। शालिनी आर्टिकल को देखती है जो कल न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला था और वो नंदिनी से मिलने के लिए जाती है और शालिनी उस पर बहुत गुस्से में चिल्लाने लगती है क्योंकि नंदिनी ने लिखा था कि पायलट ने फ्लाइट को लाहौर में लैंड करवा कर पैसेंजर की जान बचाई। लेकिन शालिनी का ऐसा मानना नहीं था क्योंकि वो तो खुद पायलट को बलि का बकरा बनाना चाहती थी। ये कह करके उसे अमृतसर में कुछ और समय के लिए वेट करना चाहिए था, तब शायद ये हाईजैक वहीं खत्म हो जाता। रामचंद्र उस आदमी से पूछ रहा होता है कि आखिर उन टेररिस्ट ने उन बैग में क्या रखा है। फ्लाइट में कैप्टन से कहा जाता है कि बच्चों को और औरतों को बाहर आने देने, तभी वो फ्यूल टैंक को उनकी तरफ भेजेंगे, लेकिन टेररिस्ट साफ मना कर देते हैं। अंदर हाईजैकर्स को बताया जाता है कि शेख का आदेश है, आपको जो कहा गया है वो करना तो पड़ेगा, अच्छे मुसलमान बनिए, जिसे सुनकर टेररिस्ट भड़क पड़ते हैं। ATC की बात मानने के बाद औरतों और बच्चों को बाहर जाने दिया जाता है और एक पैसेंजर ब्लड लॉस के वजह से मर गया था और आतंकवादी उसे ऐसे ही प्लेन के बाहर गिरा देते हैं और इन सब का रियल फुटेज भी दिखाया जाता है। 4:05 में फ्लाइट फिर से टेक ऑफ होती है। संजय मेहता मसूद से मिलने के लिए जाता है और उसे हाईजैक के बारे में बताता है। कहता है करीब 200 लोगों की जान खतरे में है, लोगों को मारना, हाईजैक करना, यही सब सिखाते हैं क्या तुम लोग? मसूद कहता है यहाँ तो पूरा अफगानिस्तान हाईजैक हो गया, फिलिस्तीन हाईजैक हो गया और आप सिर्फ 200 लोगों की बात कर रहे हैं। मसूद कहता है ये एक जंग है और इसमें मासूम लोगों की जान तो जाएगी, मगर मेहता कहता है नहीं, ये कोई जंग नहीं है और ये जो भी है इसे हम खत्म करेंगे। अब अगली सुबह में न्यूज़पेपर पे हाईजैक की न्यूज पब्लिक हो जाती है और यहाँ सारा ब्लेम पायलट पे, मक्के शरण और सारे जासूस और मिनिस्टर्स पे डाला जाता है। मुकुल मोहन और DRS सुबह के समय चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और DRS पूछता है क्या आखिर ये तालिबान फ्लाइट को एक्सेप्ट कर क्यों रही है। बताया जाता है कि तालिबान के फाउंडर मुल्ला ओमर 1996 में अफगानिस्तान में हुकूमत कायम की और उसे पूरा अफगानिस्तान का लीडर बना दिया गया था। उसका सपना था सारे इस्लामिक देश को साथ मिलाकर एक इस्लामिक एमिरेट तैयार करना जिसे पूरा दुनिया पहचाने, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। तालिबान के वायलेंट इतिहास को देखते हुए ज्यादातर देश उनसे अपने रिश्ते तोड़ लिए, इंडिया भी। फ्लाइट में रात के समय सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। छाया लाल जैकेट वाले टेररिस्ट से पूछने लगती है आपको देखकर लगता है आप इंग्लिश जानते हैं, शायद आप पढ़े लिखे भी हैं, मगर वो इंग्लिश में ही कहता है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, बहुत छोटा था, आर्मी कैंप के वहाँ चाय बेचता था और गोरों को सुनकर धीरे धीरे इंग्लिश सीख गया। जरूरी नहीं है कि सारे इंग्लिश जानने वाले पढ़े लिखे होते हैं। अब ये भी देखते हैं कि कोई भी आतंकवादी अब अपना चेहरा ढक कर नहीं रखता। आतंकवादी अंदर आकर देखते हैं कि वो कांधार में लैंड करेंगे। रंजन को पता लगता है कि फ्लाइट दुबई छोड़कर कांधार के तरफ जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे टेंशन भरा सिचुएशन क्रिएट हो गया था क्योंकि पैसेंजर्स के परिवार वाले जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा था, आखिर प्लेन लैंड क्यों नहीं हुआ। सुबह 8:05 में फ्लाइट IC-814 कांधार अफगानिस्तान लैंड कर जाती है और वो लोग एक बाइक को फॉलो करते हैं। आतंकवादी पैसेंजर्स को बोल देते हैं अपना सिर ऊपर करके रखने और कोऑपरेट करने, तो वो उन्हें कुछ नहीं करेंगे। फ्लाइट जहां पर लैंड हुई है वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं जिसमें तालिबान होते हैं। दूसरी तरफ यहां ऑफिस में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि मीडिया में भी अफगानिस्तान के बारे में बताया जा रहा था और सभी लोग कैप्टन पे सवाल उठा रहे थे। अग्रवाल पूछता है इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रही है, तो रंजन बताने लगता है कि उनके यहाँ तो हाईजैक की रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही। DRS विजय भान को बताता है कि हमें UN को इस हाईजैक के बारे में खबर करना होगा और उन पर प्रेशर बनाना होगा और उसकी बात फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान मुक्ता वकील से भी हुई है। जब कैप्टन अंदर आते हैं तो इंदिरा उन्हें समझा देती है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वैसे भी आपको रेस्ट करने की जरूरत है, और उसे यहाँ के सारे नियम समझा देती है जो यहाँ टेररिस्ट लोगों ने बनाया है। वो नई शादीशुदा औरत अपने पति को ढूंढ रही होती है जिसे बिजनेस क्लास में बैठा दिया गया था, लेकिन वो बहुत समय से उसे देखी नहीं है, मगर टेररिस्ट उसे झूठ बोल देते हैं कि वो तो उतर गया होगा। कुछ समय के बाद फ्लाइट में खाना भिजवा दिया जाता है, लेकिन वेज और नॉन वेज अलग नहीं था। इंदिरा कह देती है कि हम नॉन वेज निकाल कर वेज
वालों को दे देंगे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है और यहाँ वेज तो मिलने वाला है नहीं। छाया परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ आधे से ज्यादा लोग वेजिटेरियन हैं। इंडिया में सभी लोग न्यूज देख रहे थे और उसमें उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया जाता है जो मीडिया से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर उन आतंकवादियों को चाहिए क्या और उन्हें जो भी चाहिए ये कोई तरीका नहीं है मांगने का और भारत उनसे डरेगा नहीं। फ्लाइट में आतंकवादियों को बता दिया जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करने से मना कर चुके हैं। इस पर एक आतंकवादी कहता है फिर हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे और सीधा दिल्ली पहुंचकर पार्लियामेंट में ये फ्लाइट क्रैश कर देंगे। बहुत समय हो चुका था, अभी तक हाईजैकर्स की तरफ से कोई भी मांगे नहीं आई, न ही पैसेंजर्स को निकालने के लिए कोई कदम उठाया गया। हालांकि रात के समय हाईजैकर्स 27 औरतें और बच्चों को और उनके साथ जख्मी बलराम सिंह और रुपेश नाम के आदमी के डेड बॉडी को छोड़ दिया गया है और वो औरत अपने पति को जो ढूंढ रही थी उसका यही पति था जो अब मर चुका है। उन सभी को इंडिया पहुंचा दिया जाता है और एयरपोर्ट पर सिमर भी खड़ी होती है इस उम्मीद में कि उसके पति भी वापस जरूर आएंगे। कांदाहार में फ्लाइट के बाहर ही तालिबान आग जलाकर बैठ जाते हैं और वहीं खाना खाते हैं, आराम करते हैं। नंदिनी सिमर से मिलती है और उसे पूछने लगती है कि अमृतसर में 45 मिनट तक प्लेन था तो वहाँ की सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया। अब अगर नेगोशिएट नहीं करेंगे तो पैसेंजर्स की जान कैसे बचेगी। अभिजीत विजय भान से कहता है कि अगर UN और रेड क्रॉस के लोग मीडिया लेकर कांदाहार पहुंच जाएंगे तो शायद तालिबान के ऊपर प्रेशर बनेगा। ये आइडिया विजय भान को पसंद आता है। फ्लाइट में अब सभी को एक साथ टॉयलेट जाना होता है और लंबी लाइन लग जाती है। छाया एक आतंकवादी से कहती है कि सामने वाले टॉयलेट को यूज करने देने, लेकिन वो मना करता है क्योंकि सामने वाला टॉयलेट आतंकवादी यूज कर रहे थे। इस वजह से पीछे वाले बाथरूम से बहुत जोर की स्मेल आने लगती है क्योंकि सभी लोग उसी सेम बाथरूम को यूज कर रहे थे। दिल्ली में पैसेंजर्स के परिवार प्रोटेस्ट करने लगते हैं और फ्लाइट में बाथरूम के स्मेल से बचने के लिए आतंकवादी मान जाते हैं कि वो दरवाजा खोल देंगे, लेकिन इंद्रानी खुद दरवाजा खोल देती है और एक आतंकवादी उसे झापड़ लगा देता है और उसे कहता है होशियार बनने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछे बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर वो छाया के गले लगकर रोने लगती है। अब वो लोग फिर से कैप्टन के पास आते हैं और कहते हैं फ्लाइट को न्यू दिल्ली लेकर चल लें, लेकिन शरण कहता है कि 16 घंटे से फ्लाइट एयर पे है, कोई सर्विसिंग नहीं हुई। वो कहते हैं क्या सिर्फ क्रैश होने का डर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्लाइट को टेक ऑफ करिए। फ्लाइट को रिफ्यूल किया जाता है और कैप्टन सोचते हैं कि वो जेटिसन करके फ्लाइट को लेकर भाग निकलेगा, मतलब कि फ्यूल डंप करके। फ्यूल का प्रेशर जब बहुत ज्यादा होगा तब, क्योंकि वैसे भी ये लोग चाहते हैं कि इस फ्लाइट को पार्लियामेंट पर क्रैश कर दिया जाए। इसके लिए सुनील मना करता है क्योंकि उसे डर लग रहा था, मगर कैप्टन उसे ऑर्डर देता है, पर वो इतना डर गया था कि वो बाहर आ जाता है। कुछ समय के बाद फ्यूल 50% भर गया था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। इसके बाद ही कैप्टन फ्यूल को डंप करने लगता है, लेकिन उसका भागने का प्लान फेल हो गया था क्योंकि जल्द ही आतंकवादी अंदर आ जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। कैप्टन देखता है कि सामने एक और एयरक्राफ्ट लैंड होता है और ये प्लेन यूनाइटेड नेशंस का था और उसमें प्रेस वाले लोग होते हैं। दिल्ली में ऑफिसर्स मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि UN डेलीगेशन कांदाहार पहुंच गई है। फिर वहां पर पैसेंजर्स के परिवार वाले पहुंच जाते हैं और वो सब सरकार पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो लोग पैसेंजर्स को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। कोई अपना बेटा ढूंढ रहा है, कोई अपनी बेटी, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। 3 दिन हो गए लेकिन अभी भी हाईजैकर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर प्रेस से बात करते हुए कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सिचुएशन को संभालने के लिए। वो अंदर लोगों को खाना पानी सब कुछ दे रहा है। एक रिपोर्टर पूछती है कांदाहार ही क्यों और कुछ घंटों के अंदर ही आप लोगों ने इतना सारा खाना कैसे मंगवा लिया। फॉरेन मिनिस्टर उसे घूरते रहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ अग्रवाल, कोहली सभी लोग यात्रियों के परिवार को परेशान देखकर उन्हें खुद पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सरकार जल्दी फैसला क्यों नहीं लेती, क्योंकि इमेज तो उनका खराब हो रहा है। नंदिनी शालिनी को अपना नया आर्टिकल दिखाती है जिसमें वो लिखती है कि 3 दिन 12 घंटे हो गए, अभी तक हाईजैकर्स और उनके मकसद के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। शालिनी कहती है ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं करने वरना लोगों में पैनिक भर जाएगा, मगर वो कहती है ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि जब अगली बार लोग फ्लाइट लेंगे तो वो सोच समझ कर जाएंगे कि अगर वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो शायद 1 हफ्ता तो लग ही सकता है। विजय भान और विनय दोनों ने मिलकर एक टीम तैयार की है जो वहां जाकर नेगोशिएट करेगी और हाईजैकर से उनके डिमांड के बारे में पूछेगी। और उस टीम का लीडर होता है रंजन मिश्रा और उनके साथ DRS अभिजीत मुकुल भी होंगे। वो लोग चाहते हैं रंजन नेगोशिएट करे, लेकिन रंजन मुकुल का नाम लेता है और कहता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। मुकुल मान जाता है। मुकुल कहता है उनके साथ अगर कुछ कमांडोज भी जाते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन कमांडोज को वो ऐसा दिखाएंगे जैसे वो कोई डॉक्टर या स्टाफ हो। इंद्रानी एक आतंकवादी से कहती है आपके पास तो फोन होगा,
मुझे फोन करना है अपने घर पे, आप फोन करिए और अगर कोई फोन उठाता है तो मुझे लगेगा मेरे पापा ठीक हैं। और वो रोने लगती है। इसलिए वो इंदिरा के घर पे फोन लगाते हैं और घर की मेड फोन उठाती है और फिर हम रामचंद्र को देखते हैं जो पकड़े हुए आदमी से पूछ रहा होता है कि उस बैग में क्या था। तो वो आतंकवादी बताता है कि एक लाल बैग था, उसमें 17 किलो RDX था, जिससे रामचंद्र घबरा जाता है और वो तुरंत अग्रवाल को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि फ्लाइट में जो लाल बैग है उसमें 17 किलो एक्सप्लोसिव है। अब आखिर में जिस टीम को भेजा गया था वो लोग भी कांधार लैंड कर जाते हैं। तालिबान अंदर आकर जहाज को चेक करते हैं कि भारत सरकार के तरफ से कौन कौन आया है। रंजन उन्हें बता देता है कि सिर्फ डॉक्टर्स और स्टाफ ही आए हैं। उसके बाद वो लोग बाहर उतरते हैं और अग्रवाल रंजन को कॉल करके बताता है कि उसे उस RDX को ढूंढना है जो कि लाल बैग में है, वो भी 17 किलो। फिर बताया जाता है कि कांदाहार वर्ल्ड न्यूज में ओसामा बिन लादेन के वजह से आया था। अफ्रीका में अमेरिकन एम्बेसीज के धमाकों के बाद अमेरिका पर युद्ध का ऐलान करके ओसामा बिन लादेन कांदाहार में आकर छुप गया था। मुल्ला ओमार ने उसे शरण दी थी, मगर एक शर्त पे कि वो अमेरिका पर और आक्रमण नहीं करेगा। ओसामा उसके बाद ज्यादा समय तक नहीं रुका। कुछ समय के बाद कांधार में 2 फौजें थी, एक तालिबान और दूसरा जो अफगानिस्तान के सारे अफीम की खेती को कंट्रोल करता था, जिस वजह से आर्मी के पास ज्यादा पैसे भी थे और ताकत भी, और ओसामा के ज्यादा वफादार भी। खैर, DRS फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए कहता है कि मुझे काफी दुख है कि तालिबान को इन सब के बीच में घसीटा जा रहा है। अब वो लोग अंदर आते हैं और उन्हें रहने के लिए जगह दिया जाता है और तालिबान के लोग हमेशा उन पर नजर रखते हैं। मुकुल फ्लाइट के अंदर हाईजैकर से बात करता है और कहता है मुझे कैप्टन से बात करनी है। कैप्टन शरण से बात करते हुए वो बता देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाईजैकर से मैं बात करूंगा। कैप्टन एक रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि एक औरत है जिसका पति मर गया है, उसे फिलहाल मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, मगर हाईजैकर मना करता है। तो मुकुल उसे कह देता है तो फिर एक काम करिए, आप सभी को मार दीजिए। 170 लोग ही तो हैं और हमारे पास आपके करीब 5000 लोग हैं जो जेल में बंद हैं, हम उनको मार देते हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम लोग बात कैसे करेंगे। सभी लोग मुकुल की तरफ अजीब तरीके से देख रहे थे क्योंकि वो बात ही अजीब कर रहा था। इसके बाद मुकुल, रंजन, DRS, अभिजीत आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं और घर की हालत तो बहुत ही गंदी थी, लेकिन उम्मीद है कि बाथरूम साफ होगा। अब 5वां दिन आ चुका था और उन्हें किसी तरह RDX ढूंढना था क्योंकि 17 किलो RDX हैं प्लेन पर, जिससे कि प्लेन के परखच्चे उड़ जाएंगे। वो लोग देखने लगते हैं कि फ्लाइट में कुछ लोग जा रहे होते हैं टॉयलेट रिपेयर करने के लिए। फ्लाइट की हालत बहुत ही ज्यादा गंदी थी, बाथरूम की तो बहुत ही ज्यादा। फॉरेन मिनिस्टर और DRS दोनों बात करते हुए कहते हैं कि शाम के 4 बजे वो लोग अपना डिमांड बताएंगे, मगर DRS कहता है कि उनको क्या पहले डिमांड के बारे में नहीं पता था, वो जरूर किसी और की बात मानते हैं। ये कंट्री आपका है, रेप्यूटेशन तो आपकी जाएगी। बाथरूम पूरी तरह से जाम हो चुका था तो कैप्टन हाईजैकर से कहता है जहां लगेज रखा हुआ है वहां पर सारा पाइप कनेक्शन है, मैं जाकर ठीक कर सकता हूँ। छाया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो चली जाती है टॉयलेट साफ करने, लेकिन इतनी बदबू के वजह से वो बाहर उल्टी करने लगती है। इंद्रानी उसे पानी देती है। रामचंद्र देखता है कि उसने जिस ISI के एक बंदे को पकड़ा था वो भाग चुका था और वो रामचंद्र के एक आदमी को मारकर फरार हो गया। इस्लामाबाद के इंडियन एम्बेसी से मिस्टर चंद्रकांत आते हैं। कांधार, रंजन चंद्रकांत से मिलते हैं और वो दोनों पहले भी लाहौर में मिल चुके हैं। आखिरकार फ्लाइट में हाईजैकर बाहर एक खिलौना फेंकता है और कहता है ये हमारी डिमांड्स हैं। उस खिलौने के अंदर एक कागज होता है जिसमें डिमांड्स पढ़ने के बाद मुकुल हाईजैकर से बात करता है और कहता है कि ये डिमांड बताने के लिए आपको 5 दिन लग गए। उन्हें सज्जाद अफगान की डेड बॉडी चाहिए थी, मगर मुकुल कहता है कि उसे तो हमने पहले ही दफना दिया, मगर टेररिस्ट कहते हैं कि हम उन्हें दफनाएंगे अपने देश में। लगेज सेक्शन में बाथरूम के पाइप को चेक कर रहा होता है। हाईजैकर्स को $200 मिलियन चाहिए थे, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मुकुल उनसे कहने लगता है कि ये हिसाब पाकिस्तान रुपए में बताइए तो अच्छा रहेगा कि आपको कितना चाहिए। अगर पैसा ही चाहिए था तो बैंक लूट लेते। लगता है आपको खुद नहीं पता कि आपको कितना चाहिए और कोई तो है जो आपको लिखकर ये सब दे रहा है, तो उन्हीं से हमें डायरेक्ट बात करवाइए। उनकी डिमांड्स और भी होती हैं और वो ये है कि उनके 29 लोगों को रिहा करना है जिनकी लिस्ट दिल्ली पहुंच जाती है और अब ये भारत सरकार का काम है उन सभी को ढूंढना कि ये लोग कहाँ हैं और कौन से जेल में बंद हैं। रंजन भी सोच रहा होता है कि मसूद को छुड़वाना ये तो समझ आता है, लेकिन बाकियों को क्यों। कैप्टन आखिर में टॉयलेट के प्रॉब्लम को ठीक कर देता है जिससे सभी लोग काफी खुश हो गए थे। शालिनी को पता चलता है नंदिनी काठमांडू पहुंच गई है स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने। जो कहानी यहीं से शुरू हुई थी उसके पास पैसेंजर लिस्ट है और कहती है उसमें एक नाम है कैलाश चौहान, फर्स्ट इंडियन ऑफिसर हाई कमीशन काठमांडू, और वो हाईजैक
प्लेन में है। शालिनी कहती है हमें ये प्रिंट नहीं करना चाहिए वरना हाईजैकर को इसके बारे में पता चल जाएगा। ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं और उनका भी काम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मगर नंदिनी पब्लिक को ये खबर बताना चाहती थी। शालिनी कहती है हम बताएंगे लेकिन सही समय पर, ये खबर अभी नहीं चल सकती। मेहता मसूद से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि लिस्ट में तो आपका नाम था ही नहीं, और पूछता है कि वो लिस्ट तैयार किसने किया, क्योंकि ISI को तुमसे कोई लेना देना तो है नहीं, कौन है तुम्हारे ऊपर। 5वां दिन भी गुजर जाता है और छठे दिन फिर से मुकुल हाईजैकर से बात करता है। कहता है कि फ्लाइट में जितने भी बच्चे और औरतें हैं उन्हें बाहर आने दीजिए, आपके डिमांड्स पर काम हो रही है। मगर वो लोग मना करते हैं और ये भी साफ साफ कह देते हैं कि वो उन सभी को रिहा होते हुए देखना चाहते हैं जिनका नाम उन लोगों ने पेपर पे लिखा है। मगर मुकुल कहता है कि इतना काम होने में तो बहुत समय लग जाएगा। मगर ये जानकर कि सरकार मसूद को छोड़ने के लिए तैयार है, वो लोग सोचने लगते हैं क्या ऑफिसर्स की बात मान लेते हैं। मगर एक आतंकवादी कहता है उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए, शाम 5 बजे बात करेंगे। फिर दोनों हाईजैकर आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि एक हाईजैकर को अपने भाई मसूद को आजाद करवाना था और बाकी का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनय आकर बताता है कि मसूद को छुड़ाने का ऑर्डर PM दे चुके हैं। विजय भान मीडिया कॉन्फ्रेंस में सभी को बताते हैं कि हाईजैकर के डिमांड्स पर काम हो रही है, मगर वहाँ एक रिटायर्ड कर्नल आते हैं जो बताते हैं कि उसका बेटा शहीद हो गया था 83 में, और अगर सरकार उन सारे आतंकवादियों के डिमांड्स को मान जाते हैं और उन टेररिस्ट को रिहा कर दिया जाता है तो इन जवानों की लाइफ की तो कोई कीमत ही नहीं है कि इन्हीं टेररिस्ट को पकड़ने के लिए कितने लोगों की जान गई, और फिर से इन टेररिस्ट को छोड़ दिया जाएगा। अब शाम के 5 बजे फिर से हाईजैकर से बात होती है और DRS तालिबान फॉरेन मिनिस्टर से बात करता है और उन्हें समझा रहा होता है कि आपके देश को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की जरूरत है, यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये लोग जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं क्या ये एंटी इस्लामिक नहीं है। हम लोगों को एक नई शुरुआत करनी होगी। मुकुल हाईजैकर से कह देता है कि हम सबको रिहा नहीं कर सकते, तो वो लोग कहते हैं कि हम तब कल टेक ऑफ कर लेंगे और उसी जगह क्रैश कर देंगे जहां हम चाहते हैं। मुकुल उसे आखिरी ऑफर देता है कि हम मसूद और 4 लोगों को रिहा कर सकते हैं, बाकी फैसला आपका है। फॉरेन मिनिस्टर DRS से कहते हैं मेरे होते हुए हमारे जमीन पर कुछ भी एंटी इस्लामिक नहीं होगा। वो प्रेस से बात करते हुए कहते हैं कि भले हमारा देश बहुत गरीब है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को कोई तकलीफ ना हो। मुकुल DRS को आकर बताता है कि नेगोशिएशन का कोई असर नहीं हो रहा, उन्हें फ्लाइट के अंदर जाना होगा और उन टेररिस्ट को खत्म कर देना होगा, उनके पास तो कमांडोज हैं। जब वो ये बात फॉरेन मिनिस्टर को बताते हैं तो वो भड़क पड़ता है और तालिबान के सभी लोग प्लेन के आसपास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ वायलेंस नहीं चाहते थे। DRS को कॉल आया था और उसे पता चला कि अमीर की मीटिंग टार्निक किला में है, वो भी ओसामा बिन लादेन के साथ। अभिजीत और चंद्रकांत टार्निक किला के पास पहुंच चुके हैं और अगर उन्हें कुछ भी पता चलता है तो वो लोग जरूर बताएंगे। मगर मुकुल कहता है कि उस जगह तो कोई भी एजेंसी के स्पाइज नहीं जाते, वहाँ बहुत खतरा होता है। रामचंद्र रॉ हेडक्वार्टर पहुंचकर अग्रवाल को फाइल दिखाता है और वो भी सोच रहा होता है कि हाईजैकर्स बॉम्ब के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रामचंद्र कहता है हो सकता है उन्हें इस बारे में बताया ही ना गया हो, अलकायदा और अमजद इस बारे में जरूर जानते होंगे। वो जानते हैं अगर नेगोशिएशन काम नहीं आया तो आखिर में ये बॉम्ब काम आएगा। दूसरी तरफ कांधार में चंद्रकांत मुकुल और बाकी ऑफिसर्स को बता रहा होता है मसूद के फादर मौलाना अल्लाह बख्श ने 1.5 साल पहले इलियास कश्मीरी से मदद मांगी थी मसूद को जेल से बाहर निकालने के लिए। इलियास ने अमजद को ये काम दिया और मुकुल सोचता है तो फिर ओसामा का इस सब से क्या लेना देना। DRS कहता है क्योंकि वो मौलाना को बहुत मानता था और हर कोई अपने फायदे के लिए ही तो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। मुकुल कहता है कि आधे घंटे के बाद उन टेररिस्ट को जाकर ठोक देते हैं। DRS गुस्से में कहते हैं तो फिर 7 दिन पहले ही सब कर लेना चाहिए था ना। 7वें दिन हम फ्लाइट के अंदर देखते हैं कि आतंकवादी और पैसेंजर्स एक साथ मिलकर अंताक्षरी खेल रहे होते हैं और एक हाईजैकर कैप्टन को सिगरेट पीने के लिए देता है, मगर वो कहता है वो 3 साल पहले ही सिगरेट क्विट कर चुका है और वैसे भी अंदर सिगरेट पीना मना है, तो आतंकवादी भी नहीं पीता। आखिर ये लोग अच्छे कब से बन गए। मुकुल मोहन अंदर आतंकवादियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो तो कॉकपिट में था और कॉकपिट में कोई था ही नहीं, सब तो अंताक्षरी खेलने में बिजी थे। DRS फॉरेन मिनिस्टर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी कि वो अंदर जाकर टेररिस्ट को मार देंगे, बहुत बड़ी गलती हो गई। सारे फ्लाइट अटेंडेंट प्लान बना रहे होते हैं कि वो लोग एक साथ मिलकर आतंकवादियों पर हमला करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सह लिया, मगर उन सभी को कैप्टन की सहमति चाहिए थी। आखिर में फॉरेन मिनिस्टर अंदर आतंकवादियों से बात करते हैं और कहते हैं आप लोगों के आए हुए 6 दिन हो गए हैं और इंडिया से सारे ऑफिसर्स के 4 दिन, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। पैसेंजर्स की सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी यही कोशिश है कि कांदाहार में खून नहीं बहेगा। वो हाईजैकर को कह देता है कि आपके डिमांड में से 2 डिमांड, पैसा और सज्जाद अफगानी की लाश
इन दोनों डिमांड्स को हटाना होगा। आप लोग भारत सरकार से बात करिए क्योंकि तभी इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल हम आपका प्लेन रिफ्यूल करा देंगे और उसके बाद आप लोग जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। इसके लिए DRS फॉरेन मिनिस्टर को थैंक यू कहते हैं और फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि आप उस सरकार को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं जिसे कोई पहचानता ही नहीं। अब मोहन अंदर आकर आतंकवादियों से बात करता है और कहता है कि वो मसूद और 4 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाईजैकर नहीं मानते। हाईजैकर्स नाम बताते हैं कि उन्हें मसूद, ओमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना होगा, लेकिन इसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं थी क्योंकि इनमें से 2 कश्मीर के जेल में बंद है और वहाँ के CM इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। जब विनय इस बारे में जयभान को बताता है तो वो कहता है कि हमें इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। विनय बोलता है कि इतिहास हमें अच्छे तरीके से याद नहीं रखेगा, गठबंधन की सरकार है। विजय भान कहता है तो फिर क्या करें, अपने लोगों को वहीं फंसे रहने दें, मरने दें। विजय भान कश्मीर के CM से बात करते हैं जो जरगर को छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। जवाब देने के लिए बस आधा घंटा था, इसलिए विजय भान अग्रवाल से कहता है तुम जाकर कश्मीर के CM को मनाओगे और हम लोग वहाँ हाँ कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें CM को किसी तरह मनाना होगा। विनय मीडिया से बात करते हुए कह देता है कि पैसेंजर्स की रिहाई के बदले में हमें उनके 3 टेररिस्ट को आजाद करना होगा। बिना वक्त गवाए अग्रवाल कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन वो अग्रवाल को देखकर ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं साइन करने वाला। अग्रवाल वहां बैठता है और मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर पेपर पर साइन कर देते हैं। 8वें दिन हम नंदिनी को देखते हैं जो न्यूज़पेपर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ ही नहीं था। सिमर न्यूज में सुनती है कि कभी भी पैसेंजर्स को आतंकवादी छोड़ सकते हैं। नंदिनी शालिनी को कॉल कर देती है और कहती है वो अपना जॉब छोड़ रही है। फ्लाइट के अंदर सारे पैसेंजर्स को बाहर निकलने की तैयारी हो रही थी और ये सब के लिए DRS फॉरेन मिनिस्टर को थैंक यू कहता है और वो फॉरेन मिनिस्टर को बम के बारे में बता देता है जो कि अभी भी फ्लाइट के अंदर ही है। कुछ समय के बाद पैसेंजर्स को जाने दिया जाता है और उनके लिए एक और एयरक्राफ्ट आया था भारत सरकार की तरफ से। जाने से पहले कैप्टन अपने प्लेन को अच्छे से देखता है क्योंकि उसकी कई यादें इस फ्लाइट से जुड़ी हुई हैं। बाहर आकर विजय भान से वो मिलता है जो पैसेंजर से मिलने के लिए आज ही कांधार आया था और हाईजैक से 8 दिन के बाद आखिरकार पैसेंजर्स न्यू दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपने परिवार, परिजन और अपने दोस्त का चेहरा देख पाते हैं। नंदिनी जो घमंड में आकर अपना जॉब छोड़ दी थी वो दोबारा से ऑफिस में आ जाती है और शालिनी से कहती है तुम शायद सही थी और इस बार मैं कोई हैप्पी स्टोरी लिखूंगी। बाहर आने के बाद पैसेंजर्स अपनी कहानी बताने लगते हैं कि उन्होंने फ्लाइट के अंदर 8 दिन तक कितना कुछ सहा, लेकिन अभी भी एक कड़ी छूट गई थी और वो है 17 किलो का RDX। तालिबान के कहने पर आतंकवादियों ने वो बैग प्लेन से बाहर निकाल दिया था। काठमांडू में ISI स्टेशन हेड के घर से भी 17 किलो RDX बरामद हुआ। इस वजह से उसे नेपाल से डिपोर्ट कर दिया गया। उसी रात ओसामा बिन लादेन के घर में मतलब के टारने किला में सभी 5 हाईजैकर और 3 टेररिस्ट जिन्हें भारत सरकार ने रिहा कर दिया था उनके आने की खुशी में सेलिब्रेशन होता है। हाईजैक तो खत्म हो गया था, लेकिन जिन 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया वो ना जाने उसके बाद भी कितने मासूम लोगों की जान लेते रहे। बताया जाता है कि मसूद के रिहा होने के 1 हफ्ते के बाद ही उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद को बनाया और यही वो भयानक समय था जब इंडिया के पार्लियामेंट में हमला हुआ, मुंबई के ताज होटल में भी, और 2019 में पुलवामा में टेररिस्ट अटैक हुआ था। खैर, अब इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।